Good morning. Good morning everyone. I am very sorry for the delay and पहले ही दिन आप लोगों को इतनी सारी समस्या हुई और मैं टेक्नोलॉजी टेक प्रॉब्लम की वजह से लेट हुआ. सो सॉरी, आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ. अगर माफ़ी काबिल है तो माफ़ कर दो भाई. नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर कि ऐसा ना हो. और ठीक है, क्या मैं लाइव हूँ इस समय दोस्तों? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या मैं लाइव हूँ ना? हेलो सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ओके मनोजीत, फर्स्ट डे है तो शायद मैनेज करने में टाइम लगे, बट इन्फॉर्मेशन तो डिटरमाइन दें तो हम लोग वेट ही ना करें. ठीक है नेहा जी, नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. आप सभी लोगों का टाइम्स कोचिंग स्वागत सेंटर में पहली बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है. और आप दिख क्यों नहीं रहे हो भाई? दिख तो रहा यार. यस सर. चलो भाई, तो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर जीएस स्पेशल में इकोनॉमिक्स. तो आई विल डिस्कस द इकोनॉमिक्स पोर्शन, अर्थशास्त्र. भाई जो इकोनॉमिक्स है, नीरज गोयल, तू मुझसे हाय हेलो करेगा या तू नेहा से हाय हेलो करेगा? है नीरज, तूने नेहा से हाय हेलो करने के लिए बैच लिया या टीचर से? दोस्तों इकोनॉमिक्स में बता दें हम आप लोगों को कि बहुत सारे हम लोग जो इस जीएस स्पेशल क्लास में बात करेंगे, इस क्लास में हम लोग अप टू स्टेट पीसीएस लेवल तक का जीएस कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एसएससी हो गया या जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे सीडीएस हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, यहाँ तक के एग्ज़ाम्स कवर होंगे. तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र. इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि हम लोग अपनी क्लासेस में आखिर कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे. तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे हमारे इकोनॉमिक्स के, और इन टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र. माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे डिमांड मांग, जैसे सप्लाई आपूर्ति, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की लागत, रेवेन्यू आगम, यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, उपयोगिता, मार्केट बाजार. इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बातें करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बातें करेंगे बहुत सारे चैप्टर्स की, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, मनी एंड बैंकिंग मुद्रा एवं बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, टैक्सेशन सिस्टम, प्लानिंग सिस्टम, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति अभिस्फीति. इस तरीके के हम बहुत सारे चैप्टर्स पर डिस्कशन होगा. पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी. तो ये सारे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे हमारे. ये क्लास नहीं होगी मे भी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू ही लग रहा है. जयप्रकाश, शायद मैं तो क्लास में लाइव हूँ, शायद आपकी क्लास नहीं चल पा रही है. ठीक है, सुना लो भाई जितना सुना सकते हो तुम लोग. तो शुरू करते हैं. तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से, कितने लोग एक बार लाइव देख रहे हैं वो मुझे बता दें, और कितने लोग इस समय देख पा रहे हैं क्लास को अच्छे से. तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके यहाँ बता दें, इससे मुझे पता चलेगी कितने लोग यहाँ पर मुझे देख पा रहे हैं.
तो हम लोग बात करेंगे आज पहला टॉपिक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अजीत कह रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है, क्लास नहीं हो रही क्या? भैया क्लास हो रही है, साउंड भी एकदम सही है। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति। भाई मार सर मार। तो हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर दोस्तों। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और देखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छी तरह कि आखिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है और मुद्रास्फीति और अपस्फीति किसे कहते हैं। तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि दोस्तों जब सामान्य कीमत स्तर when जनरल प्राइस लेवल, जब सामान्य कीमत स्तर जनरल प्राइस लेवल। अब ये देखो एक नया टर्म आया, सामान्य कीमत जनरल प्राइस। तो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है प्राइस सामान्य, एक होता है प्राइस कीमत, और एक वर्ड होता है जनरल प्राइस सामान्य कीमत। दोस्तों जब मैं बात करता हूं प्राइस की, जब मैं बात करता हूं कीमत की, तो इसका मतलब होता है किसी एक वस्तु की कीमत। जब भी मैं बात करूं कीमत प्राइस, तो इसका मतलब होगा किसी भी एक वस्तु की कीमत। जैसे अगर मैं कहूं कभी प्राइस, तो इसका मतलब होगा इस मार्कर का प्राइस। जब भी मैं कहूं प्राइस, तो इसका मतलब होगा इस माइक का प्राइस। जब भी मैं कहूंगा प्राइस, तो इसका मतलब होगा इस कैमरे का प्राइस। लेकिन अब ये जनरल प्राइस क्या होता है? तो जनरल प्राइस सामान्य कीमत का मतलब होता है दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें। अर्थात जब हम पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों को एक साथ देखें, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं जनरल प्राइस, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य कीमत। राइट, सो इसे कहते हैं जनरल प्राइस और सामान्य कीमत। तो जब पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें प्राइसेस लगातार बढ़ें, अर्थात जब पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं एंड साथ में परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति लगातार कम होती जाए। परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो और साथ में जो सामान्य कीमत स्तर है वो लगातार बढ़े, उसे हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन, उसे हम लोग कहेंगे मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब पूरे देश में सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती जाएं और जब जो मुद्रा की परचेजिंग पावर है, मनी की क्रय शक्ति है, वो लगातार क्या हो दोस्तों, कम होती जाए, उसे हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन, उसे हम लोग कहेंगे मुद्रास्फीति। मतलब क्या है? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उन्हें भी समझ में आएगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें। आज यार थोड़ा आप लोग फील करो यार कि पहली क्लास और पहली क्लास में इतना डिले, इतनी प्रॉब्लम, तो माफ़ कर दो मुझे यार। लेकिन अभी बस सुनो थोड़ा सा। सो सर आई वेस्टेड 30 मिनट्स इन टाइम्स कोचिंग साइट। ठीक है भाई नीरज दावे, माफ़ करो भाई। सो
दोस्तों जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ें और साथ साथ मुद्रा की क्रय शक्ति मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाए तो उसे कहेंगे इन्फ्लेशन। जैसे पहले मैं मार्केट गया 50 रुपए लेकर, और जब मैं 50 रुपए लेकर मार्केट गया तो ये मार्कर खरीद के ले आया। भाई 50 रुपए लेकर बाजार गया और ये मार्कर खरीद के ले आता था, लेकिन चूंकि अभी पूरे देश में जो जनरल प्राइसेस हैं, जो पूरे देश में सामान्य कीमतें हैं, वो लगातार क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जब पूरे देश में सामान्य कीमतें, पूरे देश में जनरल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है, मुझे बताओ, इस मार्कर का प्राइस भी बढ़ेगा। जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी तो ये मार्कर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है जो 50 रुपए का मार्कर आता था अब उसका प्राइस बढ़ने लगा, 50 से 55, 60, 70, 80, 100, 200, 300 और 400, 500, 600, 800, 1000। इसका मतलब है जो 50 रुपए का मार्कर था अब वो 1000 से भी ज़्यादा रुपए में मिलने लगा। इसका मतलब है ना कि सिर्फ मार्कर, जब पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ें तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि जब मुद्रा की जब सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े। और दूसरा पॉइंट कि जो चीज़ मुझे पहले 50 रुपए में मिलती थी, चूंकि आज वो बाजार में, आज वो मार्केट में 1000 से ज्यादा रुपए की मिल रही है। इसका मतलब है जो 50 रुपए की परचेजिंग पावर थी, जो 50 रुपए की क्रय शक्ति थी, अब वो क्या हो गई, कम हो गई। सो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो गई, कम हो गई। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? तो इन्फ्लेशन का मतलब है जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ें और साथ में जो मनी है, जो मुद्रा है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाए, परचेजिंग पावर कम हो जाए, उसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। अर्थात जब जो चीज़ें पहले मैं 100 रुपए में खरीद लेता था, चूंकि आज वो चीज़ें मैं 100 रुपए में नहीं खरीद पा रहा हूँ, इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन, इसको हम कहेंगे मुद्रास्फीति। सो इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं। जैसे एक शब्द होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। एक शब्द होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई और हिंदी में बोलते हैं मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति। भाई मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति। अगर हम कोर भाषा में बात करें इकोनॉमिक्स की तो इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी। तो इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी और हिंदी में कहेंगे तरलता। तो कोर भाषा में अगर हम बात करें तो कहते हैं लिक्विडिटी या तरलता। तो आखिर ये मनी सप्लाई का मतलब क्या है या लिक्विडिटी से क्या समझते हैं? तो लिक्विडिटी, तरलता का मतलब क्या है जरा समझना। तो लिक्विडिटी और तरलता का मतलब है द टोटल मनी अवेलेबल इन द होल कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसे हम लोग कहेंगे मनी सप्लाई, इसे हम लोग कहेंगे लिक्विडिटी, इसे हम लोग कहेंगे तरलता। जैसे इस समय दोस्तों आप लोगों के वॉलेट्स में, आप लोगों के पॉकेट्स में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई है। इस समय मेरी जेब में कितना पैसा है, ये मेरी मनी सप्लाई है। इस समय पूरे हिंदुस्तान में कितना पैसा है, ये हिंदुस्तान की मनी सप्लाई है। सो व्हाट इज मनी सप्लाई, व्हाट इज मुद्रा की आपूर्ति? तो मनी सप्लाई का मतलब है कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में कुल कितनी मुद्रा है, इसे हम लोग कहेंगे मनी सप्लाई, इसे हम लोग कहेंगे मुद्रा की आपूर्ति। तो दोस्तों जब पूरे देश में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, वो लगातार, वो अगर मान लो बढ़ जाए, जब पूरे देश में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, वो बढ़ जाए, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो इस वजह से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जेबों में पैसा ज़्यादा होगा तो सभी लोगों की डिमांड
सभी लोगों की मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा होगा और लोगों की डिमांड ज्यादा होगी। अगर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की डिमांड ज्यादा होगी तो मुझे बताओ, ये जो जनरल प्राइसेस हैं, जो सामान्य कीमतें हैं, वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। इसका मतलब है मोर मनी सप्लाई कॉजेस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। मोर मनी सप्लाई कारण है मुद्रास्फीति का किसी देश की अर्थव्यवस्था में। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होगी, जब देश में मनी सप्लाई, जब देश में मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाए। तो जब देश में मनी सप्लाई बढ़ जाए, जब देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अकर हुई इकोनॉमी में। सो निरंजन दावे ने कहा है मनी सप्लाई इन काउंट वर्चुअल करेंसी। तो आप लोगों को बताएं, वैसे जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हम उस मनी की बात करते हैं जो या तो अकाउंट में है या तो हमारे देश में का पेपर नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में है। अब जैसे वर्चुअल करेंसी है तो वर्चुअल करेंसी मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगी, लेकिन जब पूरे देश, जब हम जो वर्चुअल करेंसी मतलब इंटरनेट बेस्ड करेंसी, तो वो अकाउंट नहीं होगी, लेकिन जो अकाउंट में पैसा है, जो अकाउंट में पैसा है और जो हमारे लाइक पूरे देश में सर्कुलेशन में मनी है, वो काउंट होगी, राइट ना। सो जयप्रकाश फ्रॉम मोतिहारी, आप बिल्कुल नोट्स बनाएं, आप सभी लोग साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाएं। हिंदी में अलग नोट्स, जिसको हिंदी में चाहिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ नोट्स बनाएं, जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश के नोट्स बनाएं। और साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी, तो पीडीएफ भी मिलेगी, आज ही पीडीएफ यहाँ अपलोड हो जाएगी इस पूरे चैप्टर की, राइट। सो उसके अलावा सर अब आप बता भी दीजिए होगी या नहीं, क्या भाई विजय कुमार महतो, क्या होगी या क्या नहीं। सर नोट्स, सर मनी सप्लाई विल गिव मोर परचेजिंग पावर टू पीपल। देखो बहुत बढ़िया सवाल पूछा पयास दुबे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं दो बातें होती हैं परचेजिंग पावर में, कि चूंकि बहुत बढ़िया सवाल कि मैंने कहा कि जब मनी सप्लाई जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों की जेबों में पैसा ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि परचेजिंग पावर, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी सर, ये कहना चाह रहे हैं मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, यस और नॉट। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो मैं परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूं वो लोगों की नहीं, प्रयास वो मैं लोगों की नहीं, लेकिन परचेजिंग पावर में जो बात कर रहा हूं वो मैं मनी की परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कहूं परचेजिंग पावर ऑफ पीपल तो इसका मतलब होगा लोगों के पास कितना पैसा है। जब भी मैं कहूं परचेजिंग पावर ऑफ मनी तो इसका मतलब मनी, मुद्रा से हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन के समय जो मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज, इन्फ्लेशन क्या होता है एक लाइन में सरल भाषा में, जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएं, बढ़ने लगें और लगातार बढ़ें, और साथ में जो मनी है, मुद्रा है, उसकी बाजार में, मार्केट में खरीदने की क्षमता कम हो जाए, तो ऐसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। कब इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन अकर्स होंगी, तो इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन अकर होगी जब पूरे देश में क्या हो, जब पूरे देश में यदि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए। यदि पूरे देश में मनी सप्लाई बढ़ती है, पूरे देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, इसका मतलब है लोगों की जेबों में पैसा बढ़ता है। जब लोगों की जेबों में पैसा बढ़ता है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। अब जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो जनरल प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है मोर मनी सप्लाई, अधिक मुद्रा की आपूर्ति होने की वजह से देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन, राइट ना। थोड़ा और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आखिर इसके बाद क्या होगा। सो दिस इज मनी सप्लाई सर, यस यस शुभेंदु। सो अगर दोस्तों मैंने कहा कि मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, और अगर हमारे देश में आरबीआई को, अगर हमारे देश में आरबीआई को एंड गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को करना हो कंट्रोल, इन्फ्लेशन को करना हो नियंत्रित, यदि हमारे देश में
आरबीआई और सरकार को इन्फ्लेशन को करना हो कंट्रोल, इन्फ्लेशन को करना हो नियंत्रित, तो मुझे बताओ क्या करेंगे? तो ये लोग मिलकर मनी सप्लाई को, मुद्रा की आपूर्ति को, बोले तो लिक्विडिटी को देश में क्या करेंगे? कम। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका मतलब है लोगों की जेबों में पैसा कम होगा। जब लोगों की जेबों में पैसा कम होगा तो लोगों की डिमांड, लोगों की मांग क्या होगी? कम होगी। तो लोगों की मांग कम होगी तो मांग कम घटेगी, इसका मतलब है प्राइसेस भी कम होने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि जब पूरे देश में आरबीआई और सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं, आखिर आरबीआई और सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करती हैं, इस बारे में भी हम डिटेल में और अलग से बात करेंगे इस चैप्टर के क्लाइमैक्स में, राइट। तो इस चैप्टर के क्लाइमैक्स में बात करेंगे कि आखिर आरबीआई और सरकार कैसे मनी सप्लाई को मिलकर कम करती हैं। तो जरा ध्यान से समझिए और टॉपिक को अच्छी तरह समझिए। और आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, वेरी बैड, वेरी सैड कि पहले ही दिन आप लोगों को इतनी समस्या हुई। एंड दोस्तों, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी इफ़ यू कैन, अदरवाइज आई कांट से एनीथिंग कि वेरी सून वी विल रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, और आने वाले समय में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी टाइम्स ऑनलाइन एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बेबी है। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ, उसे थोड़ी सी तबीयत सी उसकी ख़राब हो गई। तो अब उस तबीयत को थोड़ा सही करने में आज टाइम लग गया। लेकिन अब जैसे जैसे अभी हम लोग आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे ये समस्याएं बिल्कुल ख़त्म होती जाएंगी। और दोस्तों, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सहारा रहा, तो हम लोग आगे भी बहुत बढ़िया से इसी तरह से काम करते रहेंगे और आप लोगों को बहुत वंडरफुल ज्ञान देते रहेंगे। लेकिन अब आई एम फीलिंग वेरी बैड, सीरियसली है, लेकिन लीव इट ऑफ। चलो भाई, तो देखो दोस्तों, सर डिफरेंस बिटवीन परचेजिंग पावर ऑफ पीपल एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। सो परचेजिंग पावर ऑफ पीपल का मतलब है लोगों की जेबों में कितना पैसा है। यदि मनी सप्लाई ज़्यादा हुई तो परचेजिंग पावर ऑफ पीपल बढ़ेगी। परचेजिंग पावर ऑफ पीपल का मतलब है कि लोगों के पास पैसा। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब है कि मुद्रा में खरीदने की क्षमता कितनी है, तो उसे कहेंगे परचेजिंग पावर ऑफ मनी ना। सो आगे चलते हैं दोस्तों और अच्छी बात करते हैं। देखिए, सो प्रयास दुबे सही है, ऑनलाइन प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन अब देखो क्या है कि जब कोई काम नया नया शुरू करते हैं तो समस्याएं आती हैं। लेकिन अब ज़्यादा समस्याएं आए और आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो ये भी बिल्कुल नहीं, लेकिन जस्ट सपोर्ट अस एंड ट्राई टू मोटिवेट अस। लेकिन बस थोड़ा सा मोटिवेट करो यार, और थोड़ा सा अब आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब ये समस्या ना आए। लेकिन चलो अभी बात करते हैं। शुभेंदु ने कहा, सर यू मीन टू से आरबीआई ओनली रिड्यूस मनी सप्लाई बट डोंट इंक्रीज एनी टाइम। शुभेंदु, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, यू डोंट वरी। नाउ, जब आरबीआई और सरकार मिलकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं और मनी सप्लाई को कम करती हैं, तो इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, और हिंदी में कहते हैं विमुद्रास्फीति। सो डिसइन्फ्लेशन, विमुद्रास्फीति का मतलब है कि जब पूरे देश में आरबीआई और सरकार एक साथ मिलकर मनी सप्लाई को कम करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। क्योंकि जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों की जेबों में पैसा कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, और लोगों की जब डिमांड कम होगी तो पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि लेस मनी सप्लाई या मनी सप्लाई मुद्रा की आपूर्ति को रिड्यूस करके, कम करके पूरे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक में कुछ बात करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन, कब होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन कौन करता है? अब जस्ट गिव मी अ मिनट,
तो इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन कैसे होता है और कंट्रोल करता कौन कौन है और आखिर कैसे कंट्रोल करता है, इतनी बातें तो समझ में आ गई हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों और आगे बात करते हैं। और तो चलिए दोस्तों और आगे बात करते हैं। अगर हम इसका जस्ट ऑपोजिट देखें, इसका जस्ट ऑपोजिट देखें तो जो हमें दिखाई देगा उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन, उसे हम लोग कहेंगे अपस्फीति। सो अपस्फीति क्या होता, तो जस्ट उल्टा। अपस्फीति क्या होता है तो जरा ध्यान से सुनना। थैंक यू सो मच जयप्रकाश जी। सो अपस्फीति का मतलब है जब सामान्य कीमत स्तर का मतलब है कि जब सामान्य कीमत स्तर का मतलब है सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, जनरल प्राइस लेवल। तो जब जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर लगातार कॉन्टिन्यूअसली लगातार कम होने लगे और साथ में परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जो मुद्रा है, जो मनी है, उसकी परचेजिंग पावर, उसकी क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता क्या होने लगे, बढ़ने लगे। तो मुद्रा की क्रय शक्ति, जो मनी की परचेजिंग पावर है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति होने लगे दोस्तों ज़्यादा। सो अब इस अवस्था को देश में हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन, इसे हम लोग कहेंगे अपस्फीति। सो डिफ्लेशन, अपस्फीति क्या होता है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि जो चीज़ मैं पहले 50 रुपये लेकर जाता था। सर योर साइट इज़ वेरी वर्स्ट। यस रमन लाल जी, जूता ले आओ, सर पे मार दो हमारे, और इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते और हम सर झुका के तुम्हारा जूता खा भी लेंगे। सो अब दोस्तों डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब है कि जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार कम होने लगे और साथ में मुद्रा की क्रय शक्ति, मनी की परचेजिंग पावर बढ़ने लगे, इसे हम लोग कहते हैं क्या, डिफ्लेशन। मतलब जो चीज़ पहले मैं 50 रुपये लेकर बाजार जाता था, चूंकि ये मार्कर मुझे 50 रुपये का मिलता था, बोलो जी यस, ये मार्कर मुझे 50 रुपये का मिलता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लगातार जो सामान्य कीमत स्तर है, लगातार जो जनरल प्राइस लेवल है, वो लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब 50 रुपये की चीज़ अब 40, 30, 20, 10, 5, 2 रुपए की मिलने वाली 10 रुपए की मिलने लगी, मान लो 5 रुपए की मिलने लगी। तो इसका मतलब जो चीज़ 50 रुपए की मिलती थी अब वो मात्र 2 रुपए की 10 रुपए की मिलने लगी। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि जो मनी की जो जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर है, वो लगातार क्या होने लगा है, कम होने लगा है। और साथ में जो चीज़ पहले मुझे 50 रुपए की मिल रही थी, आज सिर्फ 5-7 रुपए की मिल रही है। तो 5-7 रुपए की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता इकोनॉमी में क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसे हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन, इसे हम लोग कहेंगे अपस्फीति। सो डिफ्लेशन या अपस्फीति का क्या मतलब है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए। तो डिफ्लेशन का मतलब है जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होने लगें और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ने लगे ना। और आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर ऐसी अवस्था कब उत्पन्न होगी, तो जब पूरे देश में जो मनी सप्लाई है, जब पूरे देश में जो मुद्रा की आपूर्ति है, यदि पूरे देश में जो मनी सप्लाई है, मुद्रा की आपूर्ति है, वो लगातार क्या हो, कम हो। अगर मनी सप्लाई कम होगी, मुद्रा की आपूर्ति कम होगी, इसका मतलब है क्या, कि लोगों की जेबों में पैसा बहुत ज़्यादा होगा और कम होगा। यदि मनी सप्लाई मनी सप्लाई कम होगी, इसका मतलब है लिक्विडिटी कम है, इसका मतलब है पूरे देश में लोगों की जेबों में जो पैसा है, जो मनी है, वो क्या है,
कम है। अगर मनी कम है तो इसका मतलब है लोगों की जेबों में पैसा कम है। अब लोगों की जेबों में पैसा कम है तो लोगों की जो डिमांड है, मांग है, वो कम होगी। यदि दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों की डिमांड कम होने लगे, मांग कम होने लगे, तो जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। इसका मतलब है लेस मनी सप्लाई कारण है या कॉज है किसका? डिफ्लेशन का। सो डिफ्लेशन इज कॉज्ड बाय लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सो मुद्रा की आपूर्ति कम होने के कारण देश में अविस्फीति की अवस्था उत्पन्न होती है। दोस्तों और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मुझे नहीं थोड़ा दूर रहिए आप इससे, तो मुझे ब्लैक मार्कर चाहिए, ब्लैक। सो हाँ, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। सो डिफ्लेशन क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। डिफ्लेशन को किस अवस्था में इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आप बिना बताए समझ गए कि मैं यस, वेरी लवली क्वेश्चन निरंजन दावे, थैंक, और शुभेंदु थैंक यू सो मच। और निरंजन बढ़िया सवाल पूछा आपने, और बस यही डिस्कशन में नेक्स्ट अभी करने वाला हूं। सो जब पूरे देश में मनी सप्लाई कम है तो डिफ्लेशन हो रहा है। तो अगर पूरे देश में डिफ्लेशन को मान लो कंट्रोल करना पड़ जाए, जब पूरे देश में आज का दिन ही खराब है क्या भाई? कोई भी मार्कर नहीं चल रहा, ना क्लास चल रही। भाई ब्लैक वाला लाइए प्लीज। सो जब पूरे देश में डिफ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ जाए, और कंट्रोल कौन कौन करेगा? आरबीआई करेगा और गवर्नमेंट करेगा। और जब आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, कैसे? मनी सप्लाई को मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाकर। जब पूरे देश में आरबीआई और सरकार मिलकर मनी सप्लाई को बढ़ाएं और डिफ्लेशन की अवस्था को कंट्रोल करें, तो इस प्रोसेस को इकोनॉमी में हम लोग कहते हैं रिफ्लेशन। एवरीबॉडी क्या कहते हैं? रिफ्लेशन। हिंदी में कहते हैं पुनः स्फीति। सो व्हाट इज रिफ्लेशन, व्हाट इज पुनः स्फीति? तो रिफ्लेशन का मतलब है कि जब पूरे देश में आरबीआई और सरकार मिलकर क्या करें? मनी सप्लाई को बढ़ाएं और डिफ्लेशन को कंट्रोल करें, तो ऐसे कहेंगे रिफ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या होता है आप लोग समझ गए, डिफ्लेशन क्या होता है आप लोग समझ गए। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थैंक यू सो मच। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और अविस्फीति, राइट। डिफ्लेशन सा महंगा कम होगा क्या? यस। सो अरे भैया निरंजन जी, सो डिफ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति का मतलब जब देश में चीज़ें महंगी मिले, मतलब महंगाई, और इन्फ्लेशन का मतलब है जब देश में चीज़ें सस्ती मिले, मतलब सस्ताई, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। सो इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने में कैसे इंक्रीज करते हैं। यस। सो देखो दोस्तों, कैसे आरबीआई और सरकार मिलकर मनी सप्लाई को कम करती है, कैसे आरबीआई और सरकार मिलकर मनी सप्लाई को बढ़ाती है, ये बात बहुत डिटेल में होगी और इस चैप्टर के क्लाइमैक्स में। अभी जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का चैप्टर है ये तकरीबन 6-7 घंटे की क्लास में चलेगा, मतलब अभी आने वाले 5-6-7 घंटे में और ये टॉपिक चलता रहेगा, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको बहुत वंडरफुल ज्ञान मिलेगा। तो इस चैप्टर के क्लाइमैक्स में, मतलब बिल्कुल लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो डिफ्लेशन है, आखिर आरबीआई और सरकार मिलकर कैसे मनी सप्लाई को कम करती हैं या कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाती हैं। जयप्रकाश मोहितिहारी, इस सवाल का जवाब आपके मिलेगा अगली क्लास में, और अगली क्लास का यही टॉपिक है जो आपने सवाल पूछा। चलिए, इससे ऊपर किसी का सवाल आया था या आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए था या सबको पूछना चाहिए था क्या, कि सर आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जब होगा तो इसे आरबीआई और सरकार कंट्रोल करेगी, ये बात तो डाइजेस्ट हो रही है, लेकिन सर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि जो डिफ्लेशन है, जो अविस्फीति है, इसे क्यों कंट्रोल कर रही है। आपको पूछना चाहिए कि सर मान लो ये जो कैमरा है ये अभी मान लो
4 लाख रुपए का है, लेकिन अगर इसका प्राइसेस कम होने लगे, मतलब अगर आरबीआई सरकार मिलकर इसके प्राइसेस को कम करने लगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल, तो ये बात तो डाइजेस्ट हो रही है। लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये मान लो चीज़ें सस्ती मिलने लगे, ये कैमरा अगर 50,000 का मिलने लगे तो इसे डिफ्लेशन कहेंगे। अगर दोस्तों तो इतना सस्ता मिल रहा है तो आरबीआई और सरकार इसे कंट्रोल क्यों कर रही है, सवाल आना चाहिए। या दोस्तों इसी तरीके यही सवाल को थोड़ा मॉडिफाइड करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सो आउट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन विच वन इज बेटर फॉर द इकोनॉमी, मुद्रास्फीति और अपस्फीति के लिए कौन सी अवस्था अच्छी है या कौन सी अवस्था बुरी है, ये भी मन में आना चाहिए। सो दोस्तों अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में से क्या अच्छा होता है और क्या बुरा। तो दोस्तों बता देता हूं आपको कि इन्फ्लेशन इज अ वंडरफुल सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति एक बहुत अच्छी अवस्था है, बट डिफ्लेशन इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के लिए जो अपस्फीति है, जो डिफ्लेशन है, वो एक बहुत बेकार अवस्था है। मतलब क्या, तो जरा ध्यान से समझें। मतलब ये कि इन्फ्लेशन इज वेरी वंडरफुल बट डिफ्लेशन इज वेरी बकवास। मतलब कि इन्फ्लेशन अच्छा है और डिफ्लेशन बुरा है। महंगाई अच्छी है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लास में तो प्रॉब्लम हुई टीचर भी बावला हो गया, कह रहा है कि महंगाई अच्छी है। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन इज वेरी वंडरफुल, इन्फ्लेशन बहुत अच्छा होता है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कैसे अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है। तो अब अपन अपने टॉपिक को और डिटेल में बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि आखिर इन्फ्लेशन कैसे अच्छा होता है, आखिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे बुरा होता है। तो दोस्तों चलते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। ना सो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट of inflation and deflation. So now we are going to talk मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ओवर इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए कि अब आपको बताएंगे कि आखिर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है और डिटेल में बात करेंगे। देखिए अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मुद्दे की बात तो ये है। तो एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आपको फील होंगे अगर जो भी आप पढ़ेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, टू कर्व द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी द आरबीआई वुड। सो आया मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के अवस्था को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई, तो आंसर लिखा था क्या करेगी, तो आरबीआई, तो लिखा था मनी सप्लाई इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। यह क्वेश्चन आता है, इन विच अमंग द फॉलोइंग विल क्रिएट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का उत्पन्न इनमें से किस कारण से होगा। तो अगर आपको पता है किस कारण से होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर, कि मुद्रास्फीति एक अवस्था है जहां, तो आंसर लिखा होगा जनरल प्राइस इंक्रीजेस या लिखा होगा परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस। तो दोस्तों इस तरीके के एग्जाम में सवाल होंगे। तो हम लोग साथ साथ हर टॉपिक में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि अभी मैं कर रहा था। तो जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, साथ साथ में उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके से हमें वो एग्जाम में वंडरफुली टिक करना है।
कम समय में और एफिशिएंसी के साथ। तो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस अराउंड thousands of questions or more than thousands of questions in whole economics। तो पूरी अर्थशास्त्र में 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़े जाएंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप लोगों को और क्या करना है। लेकिन अभी आज की क्लास में चलिए आगे थोड़ा टॉपिक बढ़ाते हैं और फिर बात करते हैं कि आखिर डिफ्लेशन क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट होता है। राइट ना, सो यहां पर अब हम बात करेंगे ट्रेड और बिजनेस साइकिल की। यहां पे हम बात करेंगे व्यापार चक्र की, ट्रेड और बिजनेस साइकिल की। अब देखते हैं ये ट्रेड और बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र क्या होता है। तो जरा ध्यान से अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझना। भाई ट्रेड और बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र क्या है। तो देखिए, इस समय हमारे देश में इकॉनमी में AD इज इक्वल टू AS है। यहां पर AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब होता है संपूर्ण मांग। दोस्तों, अगर मैं इकोनॉमिक्स में कहूं एक बंदे की डिमांड, तो इसे मैं कहता हूं डिमांड। जैसे मैं कहूं किसी एक की मांग, तो इसे कहते हैं मांग। लेकिन जब मैं कहूं एग्रीगेट डिमांड, तो हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण मांग। का मतलब है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं इन सब की डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग का मतलब है सभी लोगों की डिमांड। संपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों की क्या डिमांड है। तो उसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड, उसे हम कहेंगे संपूर्ण मांग। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज संपूर्ण मांग। का मतलब है इस समय पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों की डिमांड क्या है, तो उसे कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। राइट। इसी तरह से AS का मतलब भी आप समझ गए होंगे, एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है संपूर्ण आपूर्ति का मतलब है। एग्रीगेट सप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। सो एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण आपूर्ति का मतलब है पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रोड्यूसर्स की सप्लाई। दोस्तों एक बात बता दूं कि प्रशांत कुमार भाई, तू बता, आजा मेरे इस स्टूडियो में और मेरी पिटाई कर जा यार। अब विष्णु ने कहा सर 1 घंटे में आपकी क्लास तक पहुंचा हूं। तो प्रशांत कुमार ने कहा कि ठीक कहा विष्णु। तो भाई अब बताओ, और सुदर्शन ने कहा सेम हेयर। तो भाई तुम लोग आओ और मेरी पिटाई कर दो यार, है ना। और अब मैं कितना तुम लोगों से सॉरी मांग चुका और तुम लोगों से कहा कि इतनी जो प्रॉब्लम हुई है अब आगे हम लोग बिल्कुल रिजॉल्व करके रखेंगे। और टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम हो गई भाई। शुरू में नया काम चल रहा है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों से। ये तो शायद आप लोग किसी को समझ नहीं सकते, या आपको लग रहा है कि भैया पैसा दे दिया तो मनोरंजन पूरा होना चाहिए, है ना। सो चलो ठीक है ना। सो व्हाट इज AD का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, और व्हाट इज AS का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई। सो जब भी मैं दोस्तों अपनी क्लास में आने वाले समय में डिमांड बोलूंगा, तो आप हमेशा अपने आप को समझेंगे कंज्यूमर। और जब भी मैं सप्लाई बोलूंगा अपनी क्लास में, तो अपने आप को समझेंगे, अपने आप को सर बुक परचेस करना बताएंगे बाद में। सो अगर जब भी मैं बोलूंगा सप्लाई आपूर्ति, तो आप लोग अपने आप को समझेंगे, कोई बात नहीं प्रशांत जी। तो आप लोग अपने आप को समझेंगे प्रोड्यूसर, तो आप लोग अपने आप को समझेंगे प्रोड्यूसर। विष्णु कोई बात नहीं। सो दोस्तों जब हम बात करेंगे, जब भी मैं बोलूं अपनी क्लास में डिमांड मांग, तो आप एज्यूम करें अपने आप को कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि मैं बाजार गया, कहा भाई साहब
एक एलईडी टेलीविजन चाहिए मुझे, तो इसका मतलब मैंने की डिमांड, तो मैं क्या था, कंज्यूमर, उपभोक्ता, और इस एलईडी टेलीविजन की सप्लाई किसने करी होगी, जो इसका प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों एडी का मतलब है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं, सबकी डिमांड को जोड़ दें तो बनता है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी उत्पादक हैं, उनको अगर हम उनको उनकी सप्लाई को जोड़ दें तो उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। नाउ अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों से, क्या डिस्कशन करना चाहूंगा कि जो अब कि यहाँ एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी मैं बोलूं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इसका मतलब होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब भी मैं बोलूं मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इसे हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट, जहां पर हम किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल और एट एन एग्रीगेट लेवल, एट लार्ज लेवल, देन वी कॉल इट मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों जब मैं एक की स्टडी करूं, जब मैं सिंगल इंडिविजुअल की स्टडी करूं तो उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब मैं संपूर्ण स्तर का, जब मैं लार्ज लेवल का अध्ययन करूं तो उसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है किसी एक चीज की स्टडी। जैसे यदि मैं स्टडी करूं किसी एक बंदे की मांग का अध्ययन तो कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि मैं स्टडी करूं किसी एक प्रोड्यूसर की सप्लाई की स्टडी तो उसे कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि मैं स्टडी करूं इस मार्कर मेकिंग कंपनी के कॉस्ट की, ये जो मार्कर बनाने वाली कंपनी है इसके उत्पादन के लागत की, तो इसे भी कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब दोस्तों मैं बात करता हूं एक लार्ज और एक बड़े स्तर पर तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं पूरे देश में इस समय नेशनल इनकम क्या है, पूरे देश की राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। अगर मैं स्टडी करूं द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की अवस्था का, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यदि मैं स्टडी करूं द पॉवर्टी लेवल इन द कंट्री, देश में गरीबी का स्तर क्या है, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो दोस्तों आप बता दूं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है यहां पे मैं बात कर रहा हूं जनरल प्राइसेस, यहां पे बात कर रहा हूं पूरे देश की। तो जब मैं पूरे देश की स्टडी करता हूं तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है, जरा ध्यान से समझना, इसलिए यहां पे मैंने वर्ड यूज किया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरे हिंदुस्तान के लोगों की डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सप्लाई। सो इसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड और इसे कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो जरा ध्यान से समझना दोस्तों और कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से देखना। इस समय हमारे हिंदुस्तान में जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, राइट। सो जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी मांग है उतनी ही आपूर्ति है, राइट ना। अब दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे, यस वो भी बता देंगे दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत करो, इसे हम लोग कहेंगे ट्रेड और बिजनेस साइकिल, इसे हम लोग कहेंगे व्यापार चक्र। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि सर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, प्लीज सर बता दीजिए। डेफिनेटली दोस्त आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। और बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी क्या कहलाएगी सर। देखो प्रयास दुबे, यदि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे हिंदुस्तान में जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पूरे वर्ल्ड में जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्टडी करोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ देखिए
इसे हम लोग कहेंगे, और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर बताएंगे। कोई बात नहीं विक्रम विकेश यादव। सो क्या अंतर है बाद में डिस्कस कर लेंगे, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर। सो इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड और बिजनेस साइकिल, इसे हम लोग कहते हैं व्यापार चक्र। अब भैया ये होता क्या है जरा देखिए, फिर से टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, याद रखना है हम लोग बात कर रहे हैं इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, अब मुद्रास्फीति और अपस्फीति का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, राइट ना। सो इसमें अलग अलग सिचुएशंस हैं दोस्तों, यहां पर अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे कि आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बूम, या इसी को बोलते हैं पीक। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं रिसेशन। एवरीबडी क्या बोलते हैं, रिसेशन। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन। और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं रिकवरी। सो दिस इज कॉल्ड रिकवरी। सो दोस्तों ये अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग फेजेस हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं या तो बूम और पीक, फिर कहते हैं रिसेशन, फिर कहते हैं डिप्रेशन, और फिर कहते हैं रिकवरी। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं किसी भी देश की इकोनॉमी में। ज़रा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को एनालाइज करें और अच्छे से समझें। देखिए दोस्तों, अब अगर जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए अपना और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर यहां पर AD इज इक्वल टू AS है, एवरीबडी ऑन द बोर्ड प्लीज। अगर यहां पर AD एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, तो मुझे बताओ कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर बोले तो यहां बूम और पीक में, तो जब यहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, तो जहां मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं तो लिखिए, अदरवाइज सिर्फ जल्दी जल्दी अपने जहां बोल रहे हैं वहां पे, जहां देख रहे हैं वहीं पर बोलिए अपने आप कि अगर यहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो जब मैं ऊपर जाऊंगा, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या संबंध होगा, जरा दिमाग लगा के जल्दी से बताएं दोस्तों। जब यहां पर AD इज इक्वल टू AS है, लेकिन जब मैं यहां जाऊंगा ऊपर तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा और एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा और एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। हवाबाजी नहीं करनी, यह भी पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा इसलिए होगा क्या कि इस समय पूरे देश में जो मनी सप्लाई है, इस समय पूरे देश में जो मुद्रा की आपूर्ति है वो क्या है, ज्यादा है। जब इस समय पूरे देश में मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है क्या, तो सर 12 में आप, अच्छा तो दोस्तों थैंक यू। सो अगर पूरे देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, कॉन्सेप्ट समझिए, यदि पूरे देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए लोगों की डिमांड क्या है, ज्यादा, और लोगों की सप्लाई क्या है, कम। यस नॉट, वेरी वंडरफुल आंसर ना। जब मैं नीचे आऊंगा यहां डिप्रेशन, तो मुझे बताओ क्या होगा, तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा, मतलब संपूर्ण मांग कम हो गई, संपूर्ण आपूर्ति ज्यादा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा सिंपली इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो मनी सप्लाई है, बोले तो लिक्विडिटी, बोले तो तरलता, इसका मतलब क्या, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो मनी सप्लाई का मतलब इस समय आप लोगों की जेबों में कितना पैसा है, इस समय पूरे देश में कितना पैसा है। वेरी लवली। तो दोस्तों इस समय पूरे देश में जब मनी सप्लाई कम होगी, तो लोगों की जेबों में पैसा कम होगा, तो लोगों की डिमांड कम होगी। तो इसे में हम कहेंगे AD इज लेस देन AS, राइट ना। अब मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन का एक और डायमेंशन दिखाऊंगा और एक और एंगल, एक और डायमेंशन से इन्फ्लेशन को समझाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, यदि पूरे देश में ये अवस्था हो, इसका मतलब है पूरे देश में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और पूरे देश में सप्लाई बहुत कम हो जाए। अगर पूरे देश में डिमांड ज्यादा हो जाए लोगों की, कॉमन सेंस से समझिए क्यों डिमांड ज्यादा हो रही, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अगर पूरे देश में लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, पूरे देश में लोगों की मांग बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है जल्दी बताइए, और सप्लाई कम हो जाए। यदि इस आज मंडी में
टमाटर एक का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन मैं सबकी बात करूंगा पूरे हिंदुस्तान में। यदि आज मंडी में टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो शादियों वगैरह का सीजन है, और जिस ट्रॉली में, जिस ठेलों में जहां से टमाटर आ रहे थे, और वहां पे बर्फबारी हो जाए, पानी बरस जाए, टमाटर सारे सड़ जाएं, इसका मतलब यदि आज पूरे मंडी में टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और पूरे मंडी में टमाटर की सप्लाई कम हो जाए, तो मुझे बताओ क्या होगा? इसका मतलब है पूरे देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अकर होगी। इसका मतलब है, एक एग्जाम में और सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मुद्रास्फीति को दर्शाती है? विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन शोइंग इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लेशन? तो आंसर था एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज मोर देन एएस, एडी इज लेस देन एएस। तो अब आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। सो दोस्तों, जब पूरे देश में अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई बहुत कम है, तो इसका मतलब है जो जनरल प्राइसेस हैं, जो सामान्य कीमत हैं, जो सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं, वो बढ़ना स्टार्ट कर देंगी लगातार, और इसे इन्फ्लेशन कहेंगे। और जब पूरे देश में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए, इसका मतलब पूरे देश में लोगों के पास डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं है, और सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब है, इसको क्या कहेंगे? डिफ्लेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अपस्फीति कहेंगे। सो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। चलिए दोस्तों, और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और अब आपको डायरेक्टली बताते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन अच्छा, कैसे महंगाई अच्छी, और कैसे डिफ्लेशन बुरा। तो देखते हैं दोस्तों, यहां देखिए, अगर पूरे देश में ये अवस्था हो, अर्थात पूरे देश में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो और एग्रीगेट सप्लाई कम हो, यदि पूरे देश में ये अवस्था होती है, तो मुझे बताइए, पूरे देश में अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और एग्रीगेट सप्लाई कम, तो इसका मतलब है पूरे देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, इनके जो स्टॉक्स हैं वो क्या होंगे? यदि पूरे देश में जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी उत्पादक हैं, इनके स्टॉक्स क्या होंगे दोस्तों? कम होंगे। अगर मान लो इनके स्टॉक्स कम होंगे, तो भाई जैसे अगर मैं मान लो ये मार्कर बनाने वाला हूँ, लोगों के पास खूब पैसा है और लोग मार्कर की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरे पास मार्कर की सप्लाई कम है, तो मेरे पास मार्कर के जो मार्कर जो प्रोडक्ट है, इसके स्टॉक्स इसका भंडार क्या होने लगेगा? कम। और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे हम लोग कहते हैं डेक्यूमुलेशन। एवरीबडी क्या कहते हैं? डेक्यूमुलेशन। और जो हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए स्टॉक्स को कम करना का मतलब, डेक्यूमुलेशन का मतलब है स्टॉक्स का घटना। इसका मतलब दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में स्टॉक्स डेक्यूमुलेट करने लगेंगे, स्टॉक्स कम होने लगेंगे। तो ऐसे हम लोग कहेंगे कि स्टॉक्स कम होने लगे, डेक्यूमुलेट करने लगे। जरा मुझे जल्दी से बताइए, पूरे देश में चूंकि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि लोगों की डिमांड ज्यादा हो रही है और इस वजह से मेरे स्टॉक्स क्या हो रहे हैं? कम। अगर मेरे स्टॉक कम होंगे तो बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं क्या करूंगा? तो दोस्तों मैं क्या करूंगा? प्राइसेस बढ़ा दूंगा। वो तो बढ़ा दिए, इसके अलावा क्या करूंगा? इसके अलावा मैं अपना प्रोडक्शन, मैं अपना उत्पादन क्या करूंगा दोस्तों? बढ़ा दूंगा। यदि पूरे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, पूरे देश में उत्पादन बढ़ेगा, तो इसका मतलब है देश का जीडीपी, देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा। यदि देश में जीडीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो देश में क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक वृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये भी बढ़ेगी। यदि पूरे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, पूरे देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। और दोस्तों, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मुझे अपना प्रोडक्शन, अपना उत्पादन बढ़ाना है, तो मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और रोजगार अवस्थाएं बढ़ेंगी। अगर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब है लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो इसे हम कहेंगे डिफ्लेशन का
इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ओवर द इकोनॉमी। और जल्दी से बताओ भैया, महंगाई अच्छी है या बुरी? यस, अच्छी। क्यों? क्योंकि इस समय पूरे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, पूरे देश में इनकम बढ़ती है, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब दोस्तों ये जीडीपी क्या होता? ताकि आपने सुना तो है कि जीडीपी जीडीपी जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है अभी बस इतना सा समझ लीजिए सिर्फ आज की क्लास में कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है देश में तो जीडीपी बढ़ती है आज के लिए। बाकी जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा कि आखिर जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। वहां पर ना कि सिर्फ मैं जीडीपी आपको समझाऊंगा बल्कि दिमाग के अंदर इस तरीके के इंस्टॉल करूंगा कि आप पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी समझा दें कि जीडीपी क्या होता है। एक 4-5 शब्दों में जीडीपी की परिभाषा समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ एक लाइन में समझना है तो आप समझ लीजिए कि जीडीपी का मतलब है इस समय पूरे हिंदुस्तान में कुल कितना, टोटल कितना प्रोडक्शन है, खत्म। सो जीडीपी का मतलब है द टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री इन 1 ईयर। एक लाइन में बस कि एक देश में एक साल में कुल उत्पादन, अर्थात ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा जीडीपी होगी। बाकी जीडीपी की परिभाषा को बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि जैसे द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पहले ही कहा था। एक वर्ष में एक देश की सीमा रेखा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग जिनमें मूल्यह्रास शामिल हो। स्वाहा। तो हम लोग सोच रहे हो क्या कर रहा है ये। सो दोस्तों, टीचिंग इज एन आर्ट और आई एम एन आर्टिस्ट, ऐसा मुझे लगता है या नहीं पता नहीं। तो दोस्तों, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब नेशनल इनकम का चैप्टर आएगा तो उसमें मैं जीडीपी पढ़ाऊंगा, ना कि सिर्फ जीडीपी, उसमें मैं और भी बातें पढ़ाऊंगा, जैसे जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। इतनी सारी चीजें होंगी। और जो मैंने अभी बोला दोस्तों, आज मुझे आता, नेशनल इनकम की क्लास के बाद आप लोगों को आएगा, गारंटेड। क्लियर है? तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। राइट नाउ देखिए, सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर। तो हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, उसकी वजह से पूरे देश में चूंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, तो इसका मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब लोगों की डिमांड बढ़ रही है। भाई डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, भाई इंप्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोगों को इनकम मिल रही है, इनकम बढ़ रही है। सो ये है प्रभाव मुद्रास्फीति के। राइट, अब हम लोग बात करेंगे अविस्फीति के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो बहुत सिंपल, जरा ध्यान से देखिए क्या देखें। सो यस, वेरी गुड क्वेश्चन सुदर्शन। जब एडी इज इक्वल टू एएस होता है तो बता दें कि वैसे ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि कभी भी किसी भी देश की इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट के बराबर नहीं हो सकता है सुदर्शन जी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसे इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, पूर्ण रोजगार अवस्था। लेकिन ये ऐसा कभी होता नहीं है। नाउ देखिए, अब बात करते हैं डिफ्लेशन का इंपैक्ट। अब बात करते हैं अविस्फीति का प्रभाव। और बिना बात करे आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे कि आखिर डिसइंफ्लेशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कि डिफ्लेशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो अगर पूरे देश में ऐसी अवस्था आ गई, एग्रीगेट डिमांड मान लो कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी उत्पादक हैं, इनके प्रोडक्ट्स के जो स्टॉक्स हैं, मुझे बताओ जल्दी से क्या होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे। सो दोस्तों, इनके प्रोडक्ट्स के जो स्टॉक्स हैं वो इनके स्टॉक्स होंगे कम, स्टॉक्स होंगे ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिमांड है नहीं, सप्लाई पे सप्लाई होती जा रही है, तो स्टॉक्स हो गए ज्यादा। तो ऐसे बोलेंगे एक्यूम्यूलेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्यूम्यूलेशन। सो दिस इज कॉल्ड एक्यूम्यूलेशन। अगर स्टॉक्स बढ़ते हैं तो उसे एक्यूम्यूलेशन बोला जाता है। और दोस्तों, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टॉक्स ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं अब वो क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, अपना प्रोडक्शन
अपना उत्पादन क्या कर देंगे, कम कर देंगे भाई, क्योंकि जब प्रोडक्ट्स बढ़ गए, स्टॉक्स बढ़ गया तो प्रोडक्शन कम करना होगा। अब जब दोस्तों प्रोडक्शन कम करना होगा तो मुझे बताओ कुछ लोगों को लात मार के कंपनी से क्या करना होगा, बाहर। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कम होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की आय कम होने लगेगी। इसका मतलब है ये है अविस्फीति के प्रभाव। सो आप लोग समझ गए कि डिफ्लेशन के क्या प्रभाव होते हैं। इसका मतलब डिफ्लेशन के समय पूरे देश में स्टॉक्स क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इसका मतलब है प्रोडक्शन कम होने लगता है, रोजगार कम होने लगता है और इनकम कम होने लगती है। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन या बूम और पीक, इसे कहते हैं डिफ्लेशन या डिप्रेशन, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए एक रिसेशन, आप लोगों ने आज से पहले कईयों बार पढ़ा, कईयों बार सुना कि यार बहुत रिसेशन चल रहा, जॉब नहीं मिल रही। सुना क्या, जो बेचारे 2 4 5 10 20 50 यहाँ पर इंजीनियर्स भाई बहन है वो तो झेल भी रहे बेचारे। सो दोस्तों आपने जब सुना कि यार बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रिसेशन है, मंदी है, इस वजह से जॉब नहीं मिल रही। लेकिन आज थोड़ा प्रैक्टिकली बताएंगे कि रिसेशन के समय पर जॉब क्यों नहीं मिलती है। सो देखिए दोस्तों, अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसी अवस्था है, जरा ध्यान सुनना, कि अगर जब हम ऊपर हैं बूम और पीक पर तब तो मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे हम स्लोली 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 ग्रेजुअली नीचे उतरते हैं तो इसे बोलते हैं रिसेशन। इसे बोलते हैं हिंदी में मंदी। एवरीबॉडी क्या बोलते हैं, मंदी। इसका मतलब जब पूरे देश में मनी सप्लाई धीरे 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 कम होने लगे तो इसे बोलते हैं रिसेशन, इसे बोलते हैं मंदी। चलिए जल्दी से दोस्तों बताइए आप लोग, अगर रिसेशन आता है, अगर मंदी आती, मतलब जब धीरे 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 मनी सप्लाई कम होगी तो धीरे धीरे एक एक करके एम्प्लॉयज को कंपनी से क्या करने लगेंगे, बाहर। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई कम होगी तो धीरे धीरे लोगों की डिमांड क्या होगी, कम, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होगा, कम, तो एक एक करके एम्प्लॉयज को क्या कर देंगे, बाहर। इसलिए एम्प्लॉयमेंट, इसलिए रोजगार ग्रेजुअली क्या होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं यहां डिप्रेशन पर, देखिए दोस्तों जब हम नीचे आते हैं यहां डिप्रेशन पर तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। जब हम यहां नीचे आते हैं डिप्रेशन का मतलब है अति मंदी, का मतलब है घोर मंदी, तो मनी सप्लाई बिल्कुल कम, प्रोडक्शन बिल्कुल कम। अरे बोलो यस और नॉट, मनी सप्लाई बिल्कुल कम, प्रोडक्शन बिल्कुल कम और एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम। फिर दोस्तों क्या हम डिप्रेशन को ही डिफ्लेशन बोल सकते हैं या नहीं, डिप्रेशन को डिफ्लेशन बोल सकते हैं या नहीं। तो इसका मतलब है यहां देखिए आप, अरे यहां तो मिट गया यार। सो यहां तो हमने अभी यहां थोड़ी देर पहले लिखा था, यहां नहीं, यहां थोड़ी देर पहले लिखा था कि डिफ्लेशन को कंट्रोल कौन कौन करता है, आरबीआई और सरकार। कैसे करती है, मनी सप्लाई को बढ़ाकर। तो इसका मतलब है जब इसको हम कंट्रोल करेंगे, जब यहां पर जब डिप्रेशन आ गया, एग्रीगेट डिमांड कम होने लगी, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा, तो आरबीआई और सरकार मिलकर एक साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे मनी सप्लाई को बढ़ाने लगते हैं और इस फेस को बोलते हैं रिकवरी, और इसे बोलते हैं रिकवरी, और वापस पहुंचते हैं बूम और पीक। सो दिस इज कॉल्ड trade or business cycle goes on like this. बोलो जी yes or not? So this is called inflation and deflation का इकोनॉमी पर प्रभाव। So इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति और अविस्फीति का प्रभाव। और हमने देखा और सीखा कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है और डिफ्लेशन बुरा होता है। अब कई एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि इनमें से क्या मुद्रास्फीति का प्रभाव होगा, क्या प्रभाव नहीं होगा। तो आप लोगों को ये सब बातें पता होनी चाहिए। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग रिसेशन इन द इकोनॉमी व्हाट वुड बी द पॉसिबल इफेक्ट, क्या प्रभाव होगा, तो एम्प्लॉयमेंट कम, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। बाकी की बातें दोस्तों बाद में करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं फिर से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और आप लोगों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना, अगर आप लोग माफ़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी ऐसी बिल्कुल समस्याएं आप लोगों की ख़त्म होंगी। इस पर हम बिल्कुल पूरा काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा काम चल रहा है। चूँकि आज फर्स्ट क्लास थी,
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गया, अराउंड बहुत हज़ारों बच्चे एक साथ हिट किया, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। सो दिस इज कॉल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड्स नाउ। तो आपको बताएंगे विकास कुमार अगली क्लास में, ये टॉपिक और चलता जाएगा। यस, ये वीडियो आप अगेन भी देख सकते हो, और जब तक आपका बैच खत्म नहीं होगा, बैच खत्म होने के 1-1.5 महीने बाद तक भी देख सकते हो, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। सो उसकी पीडीएफ अभी क्लास के बाद आज दोपहर तक अपलोड कर देंगे आपके इस ऐप पर, वेबसाइट पर। सो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। आई होप आप लोगों को आज थोड़ा सा ज्ञान मिला होगा इकोनॉमिक्स का। तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी आप लोगों के लिए। स्टॉक्स क्या होते हैं जयप्रकाश बताया मैंने यार। स्टॉक्स का मतलब ऐसे मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं ये मार्कर बनाता हूं, तो मेरे पास कितने मार्कर इस समय उपलब्ध हैं उत्पादन होकर, तो उसे कहेंगे स्टॉक्स, राइट। सो बिंदु जी इंग्लिश की क्लास भी जल्दी आएगी और रीजनिंग की क्लास भी हम लोग नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर रहे हैं। सो फिर से अगेन आई एम फीलिंग वेरी बैड और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द प्रॉब्लम्स यू सफर्ड एंड क्लास लेट हुई। और आई होप आप लोगों ने इकोनॉमी में कुछ सीखा होगा आज, और इस बात की 100% 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों कि तुम लोगों की अर्थव्यवस्था 100% सुधार के ही रहूँगा। बस ट्रस्ट करो, विश्वास करो और अपना काम अच्छे से करो। सो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जब तक के लिए टेक केयर गाइस, कीप रॉकिंग गाइस, और स्टडी गुड, और जल्दी से सरकारी नौकरी प्राप्त करें आप लोग, ये हमारी मनोकामना है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय।